2022 चुनाव, दल बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर अपनी पुरानी पार्टियों में फिर से प्रवेश कर रहे हैं। आज इस चुनाव के विषय में बात करने हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी के साथ हम बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस बार आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को बता दूं कि हमारी पार्टी का स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस एम उद्देश्य से किया था, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो दलित हैं, वंचित हैं, जो संविधान में अधिकार दिया गया जिनको कि ठीक से लोग पालन नहीं कर पा रहे थे, सरकार उनको नहीं पहुंचा पा रही थी, वो उसका आवाज़ बन करके ये पार्टी स्थापित हुई थी। और माननीय पासवान जी जो है वो उन्होंने एक नारा दिया था कि जहाँ अंधेरा है वहाँ हम चिराग जलाने के लिए चले हैं, अंधेरा को दूर करने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो सब कुछ के बावजूद भी जो गरीबी की स्थिति है, जो नीचे का तबका है, अब आप उनको कहिएगा कि बड़ा विकास किए हैं, उनको झोपड़ी दे दिए हैं, इज्जत घर दे दिए हैं, वो दे दिए हैं, सब दे दिए हैं, लेकिन आज भी वो उसी तरह से हैं। उनका बहुत उत्थान अभी नहीं हो पाया है। एक ऐसा वर्ग है, हम उनको किसी तरह से जो भी सरकारें आती हैं वो उनको किसी न किसी तरह का कुछ प्रलोभन दे करके, उनके कुछ खाते में पैसा डाल के, कुछ वो करके वो कर करके बेसिक जीवन में उनके कोई परिवर्तन अभी भी देखने को उत्तर प्रदेश में 70 साल में नहीं आया है। सर, इस बार आपकी पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने के विचार में है और उनके प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है पूर्ण रूप से? मैं अंदाज है कि मैं 100 सीट पर उत्तर प्रदेश में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसके पूर्व में हमारी पार्टी चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2 बार से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाई थी। ये पहली बार, इसीलिए हम लोग अपने बल पे उत्तर प्रदेश में 100 सीट के करीब कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, हम लोग उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। सर, किसी पार्टी हमारी 15 और 16 तारीख को जारी हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी चिरागी के द्वारा। सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है। इस बार आप जैसा कि देख रहे हैं, क्या आपकी पार्टी भी किसी पार्टी विशेष के साथ गठबंधन में जाने का प्रयास करेगी या इच्छा जाहिर करना चाहेगी? नहीं, हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी। गठबंधन के दौर तो करीब करीब अब निकल चुके हैं, हम लोगों ने उस बात को नहीं पूरा किया। हम अपनी पार्टी के जो असूल और सिद्धांत हैं और जिस पार्टी पर हमारी स्थापना हमारी पार्टी की हुई थी, उसको प्रचार प्रसार जनता के बीच में लेके जाएंगे और हम अकेले लड़ रहे हैं। सर, अन्य पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी, ऐसे लोग अपनी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, एक लोकतंत्र के लिए और भारत में ये बड़ा ही दुखद है कि पार्टियां लोग जाते हैं और पार्टियों को छोड़ करके जाते हैं, दल बदल कानून बनने के बावजूद भी उसका कोई प्रभाव नहीं है और समय समय पर आरोप प्रत्यारोप भी कर देते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार का ये फिलौरपना ही है कि उनके कैबिनेट के मिनिस्टर कदावर नेता उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में कामयाब सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं रही है और कहीं न कहीं से उस सरकार पर मंत्रिमंडल के अंदर जो असंतोष है उसको देखते हुए लग रहा है कि जनता के बीच में भी असंतोष है और उसका परिणाम जो भी होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये दल बदल जिस व्यापक तौर पर हुआ और मुझे अभी भी आगे भी लग रहा है कि शायद दल बदल होंगे, ये एक अच्छी परंपरा लोकतंत्र की नहीं है। सर, जैसा कि योगी जी हैं, अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, उन्होंने जब तक वो बीजेपी में रहे तब तक राम मंदिर के गुणगान किए। अब वो राम मंदिर को लेकर बीजेपी को भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ को किस नज़रिए से देखना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुख्य मुद्दा है कि जब तक हम पार्टी में थे तब तक हमारे जहन में राम राम चल रहा था। जब हमने पार्टी छोड़ी तो हमारे जहन में काम काम चल रहा है। देखिए, जो पावर में पार्टी रहती है और सरकार चलाती है, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा बात रोल है कि मुख्य मुद्दा से आप भटका दो और धर्म को आगे रख करके चुनाव लड़ो, तो ये निश्चित तौर पर है कि एक धार्मिक देश है और इसका कभी कभी फ़ायदा भी मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उसका फ़ायदा शायद नहीं मिलेगा। इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, ये सारी चीज़ें खास तौर पे लोगों की जहनीत में हैं और ये चुनाव हमारी पार्टी जो है वो भाईचारा के आधार पर लड़ेगी। ये जो भाईचारा का मामला नाम मैं ले रहा हूँ, ये बड़ा व्यापक है। आप देखिए कि
एक कह रहा था कि 20-80 की लड़ाई है, और एक कह रहा है कि 20-80 की लड़ाई है। एक तो कम्युनल रूप से कहता है कि एक तरफ 20 एक तरफ 80%, एक कहता है कि बैकवर्ड शेड्यूल माइनॉरिटी और सवर्ण 20%। ये जहनीत जो है वो खुद एक कम्युनल सोच की है। तो डाइल्यूट करने के लिए आप धर्म का नाम लेते हो, मंदिर का नाम लेते हो, भगवान राम का नाम लेते हो चुनाव के दौर में। ये मुद्दे साल भर पूजा पाठ होती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। बेसिक जो मुद्दा है जनता का वो उठ करके सामने आवे। ये राजनीतिक दल उसको नहीं आने देना चाहते। मेरी पार्टी ये मुद्दों को फोकस करेगी जनता के बीच में। 80-20 का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर अगर देखा जाए 19 से 20% के करीब ही माने जाते हैं, तो क्या हम इसको इस हिसाब से देख सकते हैं 80% अदर वर्ग के वोटर बीजेपी अपनी तरफ लेना चाह रही है, मुस्लिम वर्ग को छोड़ना चाह रही है, या कुछ विशेष उसके दिमाग में चल रहा है? आपके नज़रिए से क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सबसे बड़ा कम्युनल सोच है। 20% ये कह दीजिए, हिंदुओं को कह दीजिए कि हम मुसलमान विरोधी हैं, मुसलमान में के पक्षधर हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो भारतीय एकता रही है, संविधान की और सर्वधर्म समभाव की बात रही है, गंगा जमुनी की तहजीब रही है, वो कायम रहना चाहिए, जिससे देश की एकता अखंडता मजबूत हो। और हम सबको लेकर के चलें। नारा तो सबको रहता है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नारा फिर दे देना कि 80% और 20%, तो आपने ना सबका साथ दिया ना सबका विकास किया, आप खुद डिवीजन कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को भटकाव करने के लिए, और मैंने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत काम बाकी है करने को, जिसको कि आप मुद्दा नहीं बनने दे रहे हो, और आप राम को बार बार ले आ रहे हो, बार बार राम का नाम, बार बार राम का नाम, बार बार राम का नाम। वो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों के सब नहीं करना चाहिए। सर, एक आखिरी और विशेष सवाल पूछना चाहूँगा। आपकी पार्टी में जातियों को अगर देख के हम चलें तो किन जातियों को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जा रही है टिकट के लिए, और किन क्षेत्रों में? मेरे यहाँ तो लगता है कि हर जाति के लोग हैं। उसमें शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के भी लोग हैं, अपर कास्ट के भी लोग भी हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं। मेरी पार्टी में हर तरह के लोग हैं। मतलब ज़्यादा किनको टिकट मिले हैं अभी तक आपको? किनको टिकट ज़्यादा दिए जाने की संभावना है? अभी वो 100 सीट में, 125 सीट में मैं कितना आकलन नहीं कर सकता कि दो किसी में ज़्यादा हो गया, किसी में बेशी हो गया, किसी में कम हो गया, लेकिन मैक्सिमम नौजवान लोग इसमें ज़्यादा हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं और हर वर्ग के लोग। सर, हमारे दर्शकों, अपने समर्थकों को आप इस टाइम कोविड चल रहा है जो कि बड़ा गंभीर मामला है, इस समय में आप मतदान करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और किन मुख्य मुद्दों और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता और आपके समर्थक मतदान करें? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा दैवीय आपदा है, और ऐसे दौर में भारत में चुनाव जब होते हैं तो निश्चित तौर पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। कोविड बढ़ेगा, लेकिन मैं जनता से अपील करूँगा कि मैं ये तो नहीं कह सकता, चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित कर दिया है, अब उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि मनुष्य की जान पहले होना चाहिए, चुनाव तो बार बार होते रहेंगे। सरकार इस पर विचार नहीं कर पाई, चुनाव नहीं टाल पाई, क्योंकि सारे दल चाहते थे कि चुनाव हो, चुनाव न टले। ये तो सर प्रधानी में भी हुआ था, जब यहाँ पे प्रधानी के चुनाव चल रहे थे तब भी यही परिस्थितियाँ हुई थी, कई लोगों की मौतें भी हुई थी, चुनाव नहीं टाले। लेकिन फिर भी उसके बाद आप देखिए कि उसका परिणाम भी हुआ। बंगाल का चुनाव हुआ, प्रधानी का चुनाव हुआ, नहीं टाला जा सका, तो उसको लोगों की जाने गई। आज भी जो कुछ भाई हो रहा है उसमें कोरोना बढ़ रहा है, और अभी माघ मेला में आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से कुछ रोक लगानी चाहिए, सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जान रहेगा तो जहान रहेगा। और कोविड में मैं ज़रूर कहूँगा कि जनता को सतर्क होकर के इस चुनाव में भाग भी लेना चाहिए, और जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से जारी हो रही है उसका पालन करना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और दलित अत्याचार, ऐसे ही मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां अब की बार भाजपा को घेरने के लिए रण खोल चुकी हैं। अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।